लॉकडाउन के तकरीबन 58th डे यानी हम 50वें दिन में दाखिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम ख़बर पर नज़र डालते हैं। लॉकडाउन के तकरीबन 58th डे यानी हम 50वें दिन में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि किसी ना किसी तरीक़े से ये 50 दिन हम पे से गुज़रे हैं और मैं अल्लाह ताला के दरबार में शुक्रगुज़ार हूँ कि बावजूद इसके कि कोई वसाइल नहीं रहने के बावजूद और अनप्लान्ड लॉकडाउन होने के बावजूद ना मरकज़ से कोई मदद ना रियासत से कोई मदद, वो तमाम तंजीमें जिन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में खैरात का काम किया है इतने 50 दिन में, मैं उन तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उन तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम सियासी जमातों को मैं सलाम करता हूँ। और मैं अल्लाह ताला का और एक शुक्रिया ये अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें भी कुछ मौका दिया था कि अपनी उम्मत की खिदमत करने का, तो हमने भी अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की हैं। अब आज मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूँ कि लॉकडाउन होने के बाद में किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी का इख्तियार नहीं किया गया था। जो लोग अपने रिश्तेदारों के शादियों में आई थे या जो दवाखानों को गए थे, जो माइग्रेंट लेबर जो यहाँ पर काम कर रहे थे, यानी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों के माइग्रेंट लेबर जो है तेलंगाना में है, जिनकी तादाद करीब 25 लाख है। स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना के ऑन रिकॉर्ड 2.5 लाख लेबर हैं। जो अनस्किल्ड लेबर यानी जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे तकरीबन 25 लाख लेबर हैं। हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ही करीब कलकत्ते के 40,000 लेबर हैं। बिहार में एक छोटा सा का डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, उसके तकरीबन 40-50 हज़ार लेबर है हमारे पास। तो इतने दिन जो 50 दिन का अरसा गुज़रा कि इन माइग्रेंट लेबरर्स के साथ में बहुत ही सानिया रहा, यानी इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका था ये कि सुबह को खाए तो शाम को खाने के लिए नहीं था, शाम को खाए तो सुबह के लिए नहीं। और माह सियाम का महीना आ गया अचानक, रमज़ान, इसमें भी कई लोगों को फाका कशी बग़ैर सहर के रोज़ा रहने पर भी मजबूर हुए। तो अब अचानक ये हुआ कि क्योंकि हुकूमत इस लॉकडाउन को जो है और चलाना चाहती है, मई 31 तक तो ऐलान किया गया है, लेकिन मुझे ये डर है कि ये लॉकडाउन और चलेगा और आगे भी बढ़ेगा ये। तो इसीलिए लॉकडाउन को आगे चलाने के लिए जो माइग्रेंट लेबर्स है जो फंसे हुए, उनको हटाने के लिए मरकज़ी रियासत से एक जियो इशू किया गया था। 29 अप्रैल 2020 तारीख़ के दिन ये आया कि जितने फंसे हुए लोग हैं, यानी माइग्रेंट वर्कर्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन्स आर स्ट्रैंडेड इन डिफरेंट प्लेसेस, यानी जो तेलंगाना के रियासत के जितने लोग हैं दूसरे मुकामात पर और हमारे तेलंगाना में जितने हैं, इनको जाने की इजाज़त दी जाए। क्लियरिटी इस जियो में आप देखें तो पता चलेगा कि ये जो मरकज़ से जियो आया, इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई क़ानून बनता है या कोई ऐलानात होते हैं तो उसके साथ एक बजट दिया जाता है। अब आप बतलाइए कि वो गरीब मज़दूर पेशा जो तेलंगाना में फंसा हुआ है दूसरे रियासतों का, और हमारा तेलंगाना का जो मज़दूर पेशा दूसरे रियासतों में है, वो आएंगे कैसा बताइए। पिछले 50 दिन से कोई काम नहीं है इनके पास, इनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है। अब यहाँ से बस करके, अपनी प्राइवेट ज़ाती गाड़ी करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक गाड़ी में 2 या 3 आदमी से एक फोर व्हीलर में बढ़कर नहीं जाएंगे। तो अब इसमें यह हुआ कि हर रियासत का हर ऑफिसर अपना ओन क़ानून बना रहा, मरकज़ की तरफ से कोई क़ानून नहीं बनने की तरफ से। अब इसमें जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं, यानी 29 तारीख़ का ऐलान हुआ, आज तकरीबन 5 मई हो गई। 5 मई यानी 6 दिन गुजरने के बाद में भी कोई क्लियरिटी नहीं है। 2 दिन क़ब्ल यानी कल आप देखें तो पता चलेगा कि टोली चौकी के इलाके में तकरीबन एक 2-2.5 हज़ार
जो छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश के लेबर है रोड पे निकलकर एहतजाज किए। उससे कुछ दिन कबल आपके संगारेड्डी इलाके में कई सैकड़ों लेबर निकलकर एहतजाज किए। तो हमारी जो तेलंगाना रियासत है और जो आंध्रा रियासत है, ये 5 दिन में कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हालांकि बीजेपी की गवर्नमेंट है कर्नाटका में। जैसे ही ये जियो आया 29 अप्रैल का, आपको मालूम था कि एक ना एक दिन ये लेबर को भेजने का है। तेलंगाना रियासत और आंध्र प्रदेश रियासत ने माइग्रेंट लेबर का कोई आपका स्टैटिक्स नहीं रखे। तो इसमें यह प्रॉब्लम आया कि कर्नाटका में 19 ऑफिसर्स, IAS IPS ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया। हर ऑफिसर को एक स्टेट दिया गया। यहाँ पर जो कर्नाटका में फंसे हुए हैं उनको वहाँ पर भेजने का इंतज़ाम करने के लिए, और वहाँ पर दूसरे वो जो स्टेट में फंसे हुए हैं कर्नाटका के, उनको लाने के लिए हर स्टेट के लिए एक IAS एक IPS ऑफिसर को तैनात किया गया। हमारे तेलंगाना में और आंध्रा में ये नहीं किया गया। आखिर इसकी क्या वजह है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है तेलंगाना में कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब महेंद्र रेड्डी साहब ने एक ट्वीट किया कि जिसको भी जाने का है, जो तेलंगाना में फंसे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट्स के जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो हमारे पास के लिए अप्लाई करें। तो आप बताइए, क्या सबके पास गाड़ी होती है? फ्लाइट नहीं चल रहा है, ट्रेन नहीं चल रही हैं, बसेस नहीं चल रहे हैं, अपने जाती गाड़ी पे जाने का है सबको। तो क्या हर किसी के पास गाड़ी होती है? बताइए। अगर फर्ज करिए हैदराबाद से कोई अगर गाड़ी करके लखनऊ उत्तर प्रदेश जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, कर्नाटक जा रहा है, आंध्रा जा रहा है, वो गाड़ी को वापस आने का पास कौन देंगे? बताइए। इन्हें छोड़ने के बाद में इसको वहां फंसाया जा रहा। फिर अब बाहर जो रियासतों में जो लोग फंसे हुए हमारे तेलंगाना के, आंध्रा के, कोई पॉलिसी नहीं है उनके ताल्लुक से, अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं आया। अजमेर की दरगाह में तकरीबन 350 तेलंगाना के लोग फंसे हुए हैं, भूखमरी का शिकार है, बीमार पड़े हुए हैं, रेड जोन में है वो लोग वहाँ पर, क्योंकि अजमेर में कई केसेस हुए। आज की तारीख तक हुकूमत तेलंगाना की तरफ से चीफ मिनिस्टर KCR या उनके फर्जंद KTR या महमूद अली की तरफ से अजमेर की दरगाह में फंसे हुए लोगों के ताल्लुक से ना कोई ट्वीट है, ना कोई बात है, ना उनके बारे में एक मर्तबा भी हमारे KCR साहब फ़ोन करके राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से ये नहीं पूछे कि हमारे रियासत के 350 लोग हैं अजमेर की दरगाह में फंसे हुए। CM साहब बहुत बार गए अजमेर की दरगाह को, तेलंगाना अलग होने से पहले कई बार महमूद अली साहब गए। यहाँ से तेलंगाना रियासत से चद्दर गई, तेलंगाना रियासत की तरफ से अजमेर में एक हैदराबाद हाउस बनाने की बात की गई, लेकिन तेलंगाना के लोग जो अजमेर की दरगाह में फंसे हुए थे उनके लिए कोई पॉलिसी अभी तक नहीं है। एक फ़ोन तो करना था, चीफ मिनिस्टर साहब एक फ़ोन करके ये पूछना था, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को पूछना था कि हमारे लोग कैसे हैं, आप खाना दे रहे नहीं दे रही, आप पानी दे रहे नहीं दे रही। वो तो खैर अल्लाह ताला कुछ लोगों को उनको और दौलत दे कि ये 350 लोगों को वो लोग 50 दिन तक खाना खिलाए, उनकी देखभाल करे। आपके रहमताबाद दरगाह में हैं, रहमताबाद दरगाह में तकरीबन 150-200 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं। तो रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को कितने मरतबा मैं लेटर लिखा, कितने मरतबा ट्वीट करा, आज की तारीख तक नहीं पूछे, एक फ़ोन नहीं किए। फिर भी मैं हमारे अमजद बादशाह जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं आंध्रा के, काबिल मुबारकबाद हैं, तकरीबन 5-6 मरतबा उनको मैंने व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजा, मैसेजेस भेजा। तो वो बेचारे वो मैसेजेस को और व्हाट्सएप को देख के वहाँ के नेल्लूर के कलेक्टर को, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, अपने MLA को पार्टी के वहाँ पर दरगाह पे भेजे और उनका टेस्टिंग कराए, कुछ खाने का इंतज़ाम कराए। लेकिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने एक मरतबा भी रहमताबाद दरगाह में फंसे हुए लोगों के बारे में एक मरतबा भी टेलीफोन नहीं किए, ट्वीट नहीं किए, ना KTR साहब नहीं किए। KTR साहब का तो मसला ऐसा है कि कोई मुसलमान इशू को उनको ताल्लुक ही नहीं है, कोई मुसलमान के ताल्लुक से बात भी नहीं करते। कोई मुसलमान का कोई मसला आया तो उसके ऊपर कुछ बोलते नहीं बेचारे, क्या पता नहीं उनका क्या एजेंडा रहता, बेचारों का समझ में नहीं आया। गुजरात में एक दरगाह है, आपके दरगाह हजरत सैयद अली मीरान दाता दरबार बोल के,
उन्नाव विलेज यानी अहमदाबाद से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर वो दरगाह है, वहाँ पर तकरीबन तेलंगाना के 50 लोग फंसे हुए हैं। किसी को फिक्र ही नहीं है कैसा लाना है इनको, बस से लाना, फ्लाइट से लाना, ट्रेन से लाना, तेलंगाना सरकार को फिक्र ही नहीं है। आज जियो आके 4 दिन 5 दिन होता, अब तक ला लेना था गाड़ियां अरेंज करके। कर्नाटका की गवर्नमेंट 19 IAS IPS ऑफिसरों को अपॉइंट करी, हमारे कहने एक ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर रही। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक ट्वीट किया कि आप लोग जो है फलाने लिंक में जाके आप अपना फॉर्म अपडेट करिए, जो भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस आज 3 दिन से मैं खुद रोजाना वो लिंक को क्लिक करके कोशिश कर रहा हूं कि वो उस लिंक में कुछ लोगों का अपडेशन करने के लिए, लेकिन वो लिंक खराब है। और रोजाना डीजीपी के तेलंगाना कॉप जो ट्विटर हैंडलर है और डीजीपी का ये कह रहे हैं कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। आप बताइए, ये 21वीं सदी में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो 1 घंटे में 2 घंटे में रेक्टिफाई हो जाता, 48 आवर्स रेक्टिफाई नहीं हुआ। आप खाली लिंक खोले, थोड़ी देर में 10,000 एप्लीकेशन आए। क्या डीजीपी का ने इतना स्टाफ है बोलिए पासेस इशू करने के लिए? अब पासेस जो इनको इशू करेंगे, हर ऑफिसर की एक नई पॉलिसी है। हैदराबाद से एक जमात गई थी नवंबर के महीने में गुंटूर में, उनको जो है 1 महीना क्वारंटाइन करे, उनको टेस्ट करे। वहाँ का गुंटूर का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मेडिकल ऑफिसर उनको पासेस दे दिया, गुंटूर का कलेक्टर उनको हर चीज़ दिया। जब वो तेलंगाना के बॉर्डर पे आए मिरियालगुड़े पे, उनको रोक दिए, उनको रोक के उनको वापस कर दिए। नहीं जमात वालों को हम अंदर तेलंगाना में आने नहीं देते। 7 घंटे बेचारे गाड़ी में बैठे, नलगुंडा एसपी को फ़ोन करते रहे, मिरियालगुड़ा डीएसपी को फ़ोन करते रहे। मैं खुद नलगुंडा एसपी को 10 मरतबा फ़ोन किया, SMS किया, व्हाट्सअप किया, कोई जवाब नहीं, ट्विटर पे कोई जवाब नहीं। डीएसपी मिरियालगुड़ा का तो तासुब बरपने की ये इंतहा है कि वो खुद बॉर्डर पे रुक के, जितनी मिरियालगुड़े पे बॉर्डर पे पुलिस है, पास नहीं है सो वालों को, गैर मुसलमानों को जाने दे रहे हैं। और मुसलमान जो तबलीगी जमात के जिनके पास पास है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, कोरोना वायरस नहीं है बोल के उनका नहीं है, लेकिन उनको अंदर आने नहीं दिए। 2 मरतबा रिटर्न करे उनको। अब एक नया पॉलिसी एक बनाए, आज गुंटूर के कलेक्टर एक ट्वीट में जवाब दे रहे हैं कि एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो मेडिकल बोर्ड फैसला करेगा कि कौन कहाँ पर जाएगा और कौन कहाँ पर आएगा। तो मैं गुंटूर के कलेक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉलिसी सेंटर से बनाई गई, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि मेडिकल बोर्ड से आप क्लियरेंस लेकर ट्रांसफ़र हो सकते, या तो तेलंगाना से अपने रियासत जा सकते या तेलंगाना वाले अपने रियासत आ सकते, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। गुंटूर के कलेक्टर का, आपके नलगुंडे के कलेक्टर का एक नया बयान आया आज। तो इसमें कोई पॉलिसी नहीं है, सीएम साहब आते नहीं, पूरे 50 दिन में 1 मरतबा गांधी हॉस्पिटल विजिट नहीं करे, 1 मरतबा पुराने शहर का दौरा नहीं किए, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसले का हल नहीं निकल सकता। एक हो गया। तो ये मेरा मुतालबा है कि जो टीआरएस गवर्नमेंट है, हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से, कि जिस तरीके से कर्नाटका गवर्नमेंट ने हर स्टेट के लिए एक IAS एक IPS ऑफिसर को अपॉइंट किया है, तेलंगाना में IAS IPS ऑफिसरों की कमी नहीं है। सेक्रेटेरिएट में एक सेल फॉर्म करिए, या किसी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में आप एक सेल फॉर्म करके हर स्टेट के, यानी अगर तेलंगाना के लोग गुजरात में फंसे हुए हैं तो उनको कैसा लाना, ये एक IAS एक IPS ऑफिसर को तैन करिए। अगर महाराष्ट्र में हमारे लोग फंसे हुए उनको कैसा लाना, एक डिफरेंट एक IAS एक IPS ऑफिसर को अपॉइंट करिए। और यहाँ पर अगर कोई महाराष्ट्र के लोग फंसे हुए, वो महाराष्ट्र जाना है तो वो IAS IPS ऑफिसर, उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, बस खाली जंगल राज है समझिए, छोड़ दिए एक सीएम साहब के ऊपर पूरा भरोसा करके। कोई पॉलिसी नहीं है। डीजीपी साहब ऐलान करे, आज 3 दिन से वो आपके वेबसाइट को काम नहीं कर रही है। एक हो गया। अब दूसरी चीज़ सबसे बड़ा, ये 50 दिन से हम ये जो मसला हमारे को जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये 50 दिन के अंदर तकरीबन हैदराबाद, रच्चाकुंडा और आपके साइबराबाद, ये 3 कमिश्नरेट्स में 1.5 लाख मोटरसाइकिल और कारों को गिरफ्तार किया गया। यानी 1,40,000 टू व्हीलर्स है। टू व्हीलर्स क्या है, जिसके यानी 3 किलोमीटर का नाम नहीं तोड़े 100 वालों को भी गिरफ्तार कर लिए।
मीर चौक में रहने वाला मीरालम मंडी में सौदा लेने के गया, मीर चौक पुलिस स्टेशन वाले मार के उनको खींच लिए, गिरफ्तार कर लिए। सईदाबाद में अमीन कॉलोनी में रहने वाला सईदाबाद चौरस्ते को जा रहा या मीरालम मंडी को यानी मादन्नापेट मंडी को जा रहा, उससे गाड़ी खींच ले रही। दिलसू नगर पे रहने वाला आपके दिलसू नगर की मार्केट चंपापेट मार्केट को जा रहा, उससे गाड़ी खींच ले रही। 1,40,000 टू व्हीलर्स गिरफ्तार किए गए, सीज किए गए, 10,000 फोर व्हीलर सीज किए गए। आज पिछले 25 दिन से है कमिश्नर ऑफ पुलिस बेचारे ऐसे अच्छे बयान देते हैं आके मीडिया में, एक मासूम बच्चे को जैसा समझाया करते हैं। होम मिनिस्टर साहब आए, एक बयान दिए कि नहीं ये गलत हो रहा, बच्चों को मार रहे हैं, पिछले 50 दिन से मार रहे हैं, किसी की कॉलर बोन तोड़ दे रहे हैं, किसी का हाथ तोड़ दे रहे हैं, किसी के पैरा तोड़ दिए। मैरादोपल्ली पुलिस स्टेशन में एक बेचारे के दोनों पैर तोड़ दिए। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में 2 आदमी के पैर तोड़ दिए। ये एक जर्नलिस्ट का मार के हाथ तोड़ दिए राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। पूरे तीनों कमिश्नरेट्स में हैदराबाद, रच्चाकोंडा, साइबराबाद, सबसे ज़्यादा हैदराबाद और आपके साइबराबाद में पुलिस का जुल्म हुआ। होम मिनिस्टर साहब कभी बयान नहीं दिए बेचारे। मिरियालगुड़े में मस्जिद में घुस के मारे तो खामोश रहे। आपके खम्मम में एक लेडी डेंटिस्ट के साथ एक डीएसपी मार दिया, और वही खम्मम में एक डॉक्टर को मारे तो होम मिनिस्टर खामोश रहे। पूरे 50 दिन के बाद में होम मिनिस्टर साहब पुराने शहर के एक पुलिस स्टेशन आए, डबिलपुरा और मीर चौक कहीं आए। 70 अवार्ड दिए पुलिस वालों को, बेहतरीन काम करे। ठीक है, यकीनन पुलिस के कुछ आला अहदेदार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डे एंड नाइट लड़ रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट हम ही लड़ रहे हैं। पुलिस वाले कोई हम पे एहसान नहीं कर रहे मेरे भाई, उनको तनख्वाह बढ़ के मिल रही, यानी एक एक को ऑफिसरों को 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह बढ़ के मिल रही। दूसरे डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले भी काम कर रहे हैं, वाटर वर्क्स वाले भी काम कर रहे हैं, बल्दिया वाले भी काम कर रहे हैं, मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट काम कर रहा। तो ये क्या है, पूरा सेरा लेके इन पुलिस वाले हम कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, कहीं का ढंडोरा बोलिए। अब कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब आए, आके बेचारे बयानात तो बहुत अच्छे देते हैं कि बेचारे एक आईपीएस ऑफिसर है। अगर एक पॉलिटिशियन होते हमारे कमिश्नर तो कामयाब सियासतदान होते, यानी मासूम बच्चों को चॉकलेट दिए वैसी गुफ्तगू करते कि वो बेचारे गरीब है, सौदा लाने निकले, हर किसी के घर में फ्रिज नहीं रहता, उसको आप लकड़ी से मत मारो। अरे भाई, एक दो बड़े ऑफिसरों को आप सस्पेंड करो, कैसा मारते। आपकी बगैर इजाज़त पुलिस की हिम्मत होती कोई लकड़ी उठा सकता? बोलिए आप। चोर को चुराओ, कुत्ते को भोंको, मालिक को होशियार रहो बोल रहे हैं कमिश्नर साहब। पुलिस वालों को बोल रहे हैं मारो, सख्ती करो, गाड़ियां सीज करो। आपकी बगैर इजाज़त क्या कोई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्या कोई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, क्या कोई एसआई, कोई कांस्टेबल, कोई हेड कांस्टेबल लकड़ी उठा सकता क्या? बताइए आप, जब तक इजाज़त नहीं दिए। फिर आप आके बोल रहे हैं वो गरीब का ख्याल करो, वो जैसा फिल्मों में बताता एक विलन आके पूरा गांव जला के उन्हें जो है एक मासूम के साथ हमदर्दी के बातें करता, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा। तो कमिश्नर साहब अवाम को बेवकूफ़ बना रही। अब इन्हों आए बेचारे महमूद अली साहब आके पीठ थपा रही पुलिस की, बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा। अरे बेचारे महमूद अली साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कम से कम रमज़ान में झूठ मत बोलो आप, अल्लाह के खौफ से डरो आप। 50 दिन तक मार मार के बच्चों के हड्डियां तोड़ दिए, आपके मुंह में जबान नहीं थी क्या? 1.5 लाख गाड़ियां गिरफ्तार कर लिए। वो पेशेंट जो डायलिसिस को जाता डेली दवाखाने को, आप उसकी गाड़ी खींच लिए, उन्हें डायलिसिस कैसा जाना बताइए। वो शुगर, हार्ट, बीपी पेशेंट, उन्हें दवाएं लाने के लिए आप उसकी गाड़ी खींच लिए, उन्हें कैसा जाना बताइए। गाड़ी इंसान की बहुत ज़रूरियात होती है। हाँ, आपको तकलीफ का अगर एहसास होता तो आप उसी वक्त स्पॉट में बोलते, जितने गाड़ियां गिरफ्तार करें पूरों को छोड़ो, बाद में जो भी है देखेंगे। आज कमिश्नर ऑफ पुलिस का एक ट्वीट आया कि ईस्ट जोन में 9,000 गाड़ियों को, वेस्ट जोन में 13,000 गाड़ियों को, साउथ जोन में 8,000 गाड़ियों को, नॉर्थ जोन में 1,700 गाड़ियों को, सेंट्रल जोन में 2,200 गाड़ियों को हम छोड़े बोल के। फिर वो ट्वीट डिलीट हो गया अचानक थोड़ी देर के बाद में। क्या वो डाले सो खबर झूठी थी, या वो कोई बाई मिस्टेक डाल दिए थे? क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस का ट्विटर हैंडलर कोई हैक कर लिए थे क्या? तो ये है कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप जो बात करते ना, आप आवाम को बेवकूफ़ मत समझिए। आप अरे वो गरीब के साथ ऐसा नहीं होना, अरे वो लकड़ी नहीं उठाना।
आप आइए मैदान में आके आप बोलिए आज के बाद में अगर कोई गरीब के ऊपर लकड़ी उठाएगा मैं वो कंसर्न पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दूंगा। बोलो कल से कोई जवान मारता है क्या देखिए। और महमूद अली साहब बोल रहे हैं वो होमगार्डा मार रही, वो टेम्पररी रहते, उनको अक्ल नहीं रहती, उनको तालीम नहीं रहती। अरे वो बेचारे अपने खुद यानी होमगार्डा जो है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे कमज़ोर कौन होमगार्ड की हिम्मत होती बोलो ये आप किसी को मारने की। उसकी नौकरी खुद पक्की नहीं रहती, उसको मालूम एक कंप्लेंट आया तो नौकरी चले जाती। तो ये जो मार तोड़ का सिलसिला है इसके ऊपर होम मिनिस्टर अपनी चुप्पी तोड़े और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो बयान आप दे रहे हैं ना आवाम को बेवकूफ़ बनाने का, ये बयान देना बंद करिए, हकीकत की दुनिया पे आइए। 1.5 लाख गाड़ियां कब छोड़ रहे हैं बोलिए कमिश्नर ऑफ पुलिस, होम मिनिस्टर। ये 1.5 लाख मोटरसाइकिल जब पकड़े, ये 1.5 लाख में जो है 3 किलोमीटर नाम के दायरे में, यानी अभी कोई उल्लंघन नहीं किए। आप जो है हर सब इंस्पेक्टर को एक कोठा दे दिए थे। क्या कोठा दिए थे कि रोजाना एक एसआई 200 गाड़ियां गिरफ्तार करना। वो एसआई 200 गाड़ियां गिरफ्तार करके ला रहा था। तो मैं अपने बयान को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट पर प्रेशर डाले कि ये जो माइग्रेंट्स की पॉलिसी है अब उसको क्लीन करें, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर्स को अपॉइंट करें ताकि हमारे जो माइग्रेंट्स फंसे हुए हैं बाहर उनको लाने के लिए हुकूमत तेलंगाना की तरफ से पूरा इंतज़ाम होना। जैसा कर्नाटका की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बसेस भेज के बुला रही। जितने लोग अजमेर में फंसे हुए हैं, क्या 1 मिनट की बात है बोलिए आप सीएम साहब के वास्ते यहाँ से 4 बसेस 5 बसेस भेज के बुला नहीं सकते बोलिए। एपीएस हमारे टीएसआरटीसी में क्या गाड़ियों की कमी है? नहीं। अगर सीएम राजस्थान से आप बात करके बोले मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, आंध्र प्रदेश की तेलंगाना गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव द पेमेंट, वो 350 अजमेर की दरगाह में जितने फंसे हुए हैं लेके आओ। तेलंगाना अलग कराने के लिए तेलंगाना को दुआ होना था बोल के जाके अजमेर की दरगाह में सजदा कर रहे थे। आज अजमेर में फंसे हुए लोगों की आपको फिक्र नहीं है आपको। और ये जो पासेस देने का है सिस्टम, इसको एलाबोरेट करिए। जैसा ई सेवा मी सेवा सेंटर्स को खोलिए, खोल के लोगों को जो है, अरे लेबर करने कहाँ है बोलिए आप बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट स्कैन करके दियो गाड़ी का। कौन सा मजदूर डॉक्यूमेंट स्कैनर, कौन सा कंप्यूटर सेंटर खुला है? क्या हर मजदूर गले में स्कैनर डाल लेके फिर रहा? क्या हर मजदूर के गले में ऐसा कंप्यूटर है? क्या हर मजदूर का नहीं स्मार्टफोन है? बताइए। जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मजदूरों के लिए पॉलिसी बनाइए। हर पुलिस स्टेशन को ये बोलिए कि कितने मजदूर है, डाटा कलेक्ट करिए। बिहार के कितने हैं, उत्तर प्रदेश के कितने हैं, आसाम के कितने हैं, छत्तीसगढ़ के कितने हैं, पूरा डाटा क्लियर करके इनके स्टेट में ट्रेन्स बनाइए। ट्रेन्स का करके नज़ुम करके इनको वापस भेजिए। जितने तेलंगाना में बाहर तेलंगाना के लोग फंसे हुए हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है उनको लाना। यहाँ पर तेलंगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गली गली कहाँ पर फंसे हुए एक हेल्पलाइन नंबर कायम करिए। पूरे इंडिया में कितने तेलंगाना वाले फंसे हुए हैं, ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके आप हमारे को बोलिए, हम वहाँ से आपकी गाड़ी अरेंज करके लाते। ये बोलिए, ये पॉलिसी है। यार जिंदा सोबत बाकी। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।